हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और अपनी बायोलॉजी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं 5 मिनट रिवीजन ऑन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मतलब कि प्रिमिटिव अर्थ में लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, इसके ऊपर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, एक सिंगल स्लाइड में हम सारा रिवीजन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाता है दैट इज़ कि प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस रही होंगी, तो कौन सी गैस एब्सेंट थी, क्या एब्सेंट था? तो ऑक्सीजन नहीं था प्रिमिटिव अर्थ पे। और क्या नहीं था? लाइफ नहीं इमर्ज की थी आपके प्रिमिटिव अर्थ पे। तो क्या प्रेजेंट था प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, ये सारी चीज़ें थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस थी, लेकिन आपका ऑक्सीजन जो है एब्सेंट था। ठीक है। अब देखो, जैसे एज ऑफ अर्थ पूछते हैं तो हम कहते हैं 460 करोड़ ईयर्स अगो हमारा अर्थ जो है वो बना, और लाइफ इमर्ज की 200 करोड़ ईयर्स अगो। तो इतना जो गैप है, ठीक है, दिस ऑल्सो गोज़ टू शो कि लाइफ के इमर्ज करने के लिए सूटेबल सिनेरियो नहीं था या सूटेबल कंडीशंस नहीं थी। जब हमारा अर्थ बना, वो धीरे धीरे डेवलप की वो सूटेबल कंडीशंस की लाइफ इमर्ज कर सके, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होना वाज वन ऑफ दोज कंडीशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, दैट इज ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा है? तो इसका जवाब है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो इनके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे अर्थ के अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ इट। तो इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखो, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है, तो इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट दीज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन giving us the oxygen, that abundant oxygen that we have to breathe today. आगे चलते हैं। वेरियस बायोलॉजिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसमें से दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके लमार्क एंड डार्विन, इन दोनों को देखते हैं। तो लमार्क वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब ये कोई उसकी थ्योरी का नाम नहीं है, बट जस्ट जनरली कि कैसे इवॉल्व हुई है लाइफ धरती पे, इसका जो पहला एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया आपका लमार्क ने। और इसकी थ्योरी जो थी वो दो फैक्टर्स पे बेस्ड थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रिक लिखा हुआ है कि आप ट्रिक से दोनों फैक्टर्स को खुद से याद करिए। ठीक है। तो ट्रिक मैंने मेन वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसे टेक्नोलॉजी का आजकल एक्वायर करते हैं और फिर यूज़ डिसयूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ये ट्रिक मैंने बेस की थी। तो मैक एवोल्यूशन, मैक को लमार्क से एसोसिएट कर लो। तो इसकी जो थ्योरी है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है, दैट इज़ फर्स्टली दी inheritance of acquired characters and secondly the use and disuse of organs। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में जो इन्होंने किताब लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर इन्होंने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी वो था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उसमें मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन जो है वो डार्विन के हिसाब से था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कि नेचर हमारा जो है सिलेक्ट कर रहा है, तो ये था मेन फैक्टर। अब ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। अब उसका हमारा ट्रिक था फिट ओवर स्ट्रगल। तो इससे हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या 3 फैक्टर्स पे ये बेस्ड था। तो फिट से था आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, और ओवर से था ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, तो हर स्पीशीज़ जो है कोशिश करती है कि ओवर प्रोडक्शन कर सके, ताकि वो स्पीशीज़ जो है आगे बढ़ सके, फल फूल सके, उसके नंबर्स जो हैं डिक्लाइन ना करें। ठीक है।
तीसरा है स्ट्रगल से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन। तो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं प्लैनेट पे, दे ऑल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जिसके लिए कंडीशंस बेटर रहेंगी, जिसको नेचर सिलेक्ट करेगा, वही जो स्पीशीज़ है वो सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है, एग्जिस्ट कर पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो हमने ऐसे ट्रिक से याद किया था कि म्यूटेशन से क्या होता है, वैरायटी आती है, तो हमें वेरीज याद रखना है। तो ये जो आपकी थ्योरी है दी है ह्यूगो डे वेरिस ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ह्यूगो डे वेरिस, ठीक है। आगे चलते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया है? तो इसका हमारा ट्रिक था कि जीन्स ना बीड्स जैसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं वो बीड्स जैसे होते हैं। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आपका दिया है बीडल एंड टेटम ने, ठीक है। उसके बाद है ऑपरन कॉन्सेप्ट, जो है किसने दिया? इसका हमारा ट्रिक था कि फॉर ऑपरेशन जेकब हैज़ गिवन नॉड। तो जेकब गेव नॉड, तो ये है जेकब एंड मोनॉड, जिन्होंने कि ये ऑपरॉन कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स नहीं पूछते हैं, सिर्फ थ्योरी किसने दी है वहीं तक लिमिटेड है स्कोप एग्ज़ाम का, तो उतना ही हम पढ़ेंगे। पीएचडी करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे देखते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार रिपीट हुआ है, मेन कॉज ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी। तो अगर हम अपने प्लानट पे देखें तो बहुत डाइवर्सिटी है, वेदर आप प्लांट स्पीशीज़ देख लो, एनिमल स्पीशीज़ देख लो, डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न होता है जीन्स में और क्रोमोसोम्स में आपका म्यूटेशन, ठीक है। वन वर्ड आंसर क्या होगा? म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेनोसोवियंस क्या है? तो ये आपका यूपीएससी का आईएएस का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था ये, ठीक है। तो डेनोसोवियंस क्या है? तो ये हमारे एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस ही हैं। तो बस यही कहना सही है, एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये पहले के जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हैं। फिर क्रोमैग्नॉन क्या है आपका? ये है आपका पहला मॉडर्न ह्यूमन, मतलब कि जो लेटेस्ट था, मॉडर्न ह्यूमन से बिल्कुल लेटेस्ट एंसेस्टर हमारा, ठीक है। और ये हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, ये हमारा लेटेस्ट एंसेस्टर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोपेटेरिक्स क्या है। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। तो ये हमारा एक ऐसा रेप्टाइल था दैट कुड फ्लाई, ठीक है, ओल्डेस्ट नोन बर्ड, ठीक है। ये जुरासिक पीरियड में जो है दे रोम्ड द अर्थ, जुरासिक पीरियड में। फिर आपका मैमथ क्या है? तो आइस एज मूवी तो सभी ने देखी ही होगी। मैमथ है एंसेस्टर ऑफ टुडेज अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स, ठीक है, उनका एंसेस्टर। तो पहले मैमथ्स, वूली मैमथ्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। डायनासोर्स, तो डायनासोर्स तो हमें पता ही है कि एग्जिस्ट करते थे, रेप्टाइल्स थे। तो ये कौन से एरा में जो है अलाइव थे? तो ये मेसोजोइक एरा में अलाइव थे, ठीक है। और मेसोजोइक एरा में आपके 3 पीरियड्स आते हैं, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ये उस टाइम पे दे वॉक्ड द अर्थ। फिर एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें कैसे पूछते हैं ना कि कोई भी उठा लिया स्पीशीज़ का नाम लिख के, जो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं इधर लिख देती हूँ। तो पूछा था कि सैलमेंडर जो है वो पहले आया, या फिर पाइथन, या फिर आपका कैंगरू। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं ना, बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन सी स्पीशीज़ क्या है। तो सैलमेंडर आपका एम्फीबियन है, ठीक है। पाइथन जो है आपका वो रेप्टाइल है, और कैंगरू आपका मैमल है। तो इसमें यही है ऑर्डर ARM, आपके एम्फीबियंस पहले आए, फिर रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, और फिर आपके मैमल्स इवॉल्व हुए, ठीक है।
आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें ये रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन किस चीज़ से रिलेट करता है। तो जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स को हम बर्बाद कर रहे हैं या उनका लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर हम इतना पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये है आपका सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन लेक्चर ख़त्म होता है। इफ़ दिस हेल्प्स यू प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।